कराया है क्योंकि अंतिम हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में जब करने के बाद मैंने देखिए अब जो मेरे वस्तुओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह से समझदार किया है। तो आज मैंने मुंडन करवाया, अभी मैं खंडी बांधूंगा और पिंडदान करूंगा। कल तिराहनी का कार्यक्रम है क्योंकि अकस्मात मृत्यु होने का तीसरे दिन तिराहनी कर रहा है। किसकी मृत्यु हुई है? हमारे विद्यालय की मोहम्मद की मृत्यु हुई है, अहंकार की मृत्यु हुई है और इनके दम्भ की मृत्यु हुई। जो ये पाले हुए किससे बड़ा कोई नहीं है, तो इसकी मृत्यु हुई। बात करने नहीं आते, मुकदमा करवाने आते, मारने आते, गुंडा करते। कल मेरे पीठ पे ट्रैक्टर ने हाथ लात मारी थी। कल आप देख लीजिए मेरे पैरों में चोट लगी है, मेरा पैर टूटने से बच गया। आप सोचिए कि हाँ इस तरह के अधिकारी हैं, हम लात मारने आते, मुकदमा दर्ज करवाने आते। बात कोई पॉजिटिव नहीं, छात्रों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं। कोई आगे अभी तो और भीषण आंदोलनों का आंदोलन का स्वरूप इतना भीषण होगा। अगर हमारे साथियों की तबीयत खराब होती है तो मैं बता दूं पूरा शहर देखेगा क्या हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं माना तो आपको हटाने की हम लोगों को कहा। नमस्कार, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। कौन है जिसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गरीब छात्र छात्राओं के खिलाफ साजिश रची है? कौन है जो नहीं चाहता कि गरीब तबके से आने वाले छात्र और छात्राएं अच्छी शिक्षा ग्रहण करें? आज राष्ट्रहित में मैं आपसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विधानसभा में भी फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठा और सरकार ने कहा है कि वो केंद्र से इस बारे में बात करेगी। बात कब होगी ये आगे का सवाल है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां बेहद परेशान करने वाली हैं क्योंकि हंगामा जारी है। कभी भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, कभी सिर मुड़ाकर तो कभी पेट्रोल छिड़ककर। छात्रों के विरोध को दरकिनार करके विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने दावा किया है कि साल 1922 के बाद से अब तक इस यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाई नहीं गई। उन्होंने कहा कि हमारे यहां फीस देश के दूसरे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसकी तुलना में काफी कम है। फीस बढ़ोतरी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी बात पर अड़ा हुआ है और स्पष्ट उसका कहना है कि सरकार ने यूनिवर्सिटी को आत्मनिर्भर बनाने का आदेश दिया और उसके बाद फंड का इंतजाम करने के लिए हमने ये फीस बढ़ाई और इस तरह जो कोर्सेज की फीस बढ़ाई गई है उससे यूनिवर्सिटी आत्मनिर्भर हुई है। पिछले 110 साल से हर महीने छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस 12 रुपए थी। बिजली का बिल, हॉस्टल मेंटेनेंस की फीस को बढ़ाया जाना जरूरी था, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है। एक और बात यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है और वो ये कह रहा है कि 7.5 करोड़ रुपया बकाया है बिजली के बिल का, यानी बिजली का बिल नहीं भरा गया। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कहती हैं कि कार्यालय से मिली जानकारी बताती है कि 7.5 करोड़ रुपया बिजली के बिल का बकाया है और यूनिवर्सिटी में जो 20 हॉस्टल हैं जिसमें करीब 30,000 छात्र रहते हैं उनका यह बिल है, उन हॉस्टलों का यह बिल है। प्रशासन का कहना है कि कोरोना के वक्त में छात्रों ने बिजली का इस्तेमाल जम के किया था, लेकिन बिजली का बिल भरने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। बकाए पैसे का बोझ जो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो बिजली कट जाएगी। आपको बता दें कि इसके बाद फीस बढ़ाई गई, लेकिन यह सिरदर्द हो गया है प्रशासन के लिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए भी, क्योंकि छात्र आंदोलन की राह पर है और वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग तरीके से यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और उनका कहना है कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि उनकी मांगें मान नहीं ली जाती। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात आज के प्रदर्शन में निकल कर आई वो ये कि छात्रों ने अपने सिर के बाल मुड़वा दिए। उनका कहना था कि जैसे किसी के न रहने पर ये जो संस्कार किए जाते हैं हम उसी तरह से ये कर रहे हैं और वो 13वीं भी करेंगे। कल का दिन छात्रों ने निश्चित किया है कि वो 13वीं करेंगे। ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये आक्रोश पिछले करीब 2 हफ्तों से यूं ही है, सड़क पर यूं ही प्रदर्शन हो रहा है
और कोई भी रास्ता नहीं निकला। आज जब मानसून सत्र का आखिरी दिन था तो इसको लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, बातचीत हुई और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इसके ऊपर अपनी बात रखी और यह कहा कि छात्र छात्राओं को जो कि गरीब तबके से आते हैं उनको गरीब ही रहने दिया जाना चाहिए, ये कोशिश कर रहे हैं सरकार वाले। उन्होंने ये भी कहा कि ये साजिश है गरीबों के खिलाफ कि उनके बच्चे पढ़ ना पाएं। ये पूरा विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 6 सितंबर को फीस बढ़ोतरी के विरोध में 5 छात्र जिनके नाम आयुष प्रियदर्शी, अभिषेक यादव, राहुल सरोज, मंजीत पटेल और गौरव गौड़, ये आमरण अनशन पर बैठे थे। उसके बाद 7 तारीख को इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में हजारों छात्रों ने पैदल मार्च किया, नारेबाजी की। बहुत लोगों की नजर नहीं गई। धीरे धीरे करके जैसे प्रदर्शन बढ़ता गया, नाराजगी बढ़ती गई, मीडिया इसको सुर्खियों में लाता रहा। इसके बाद 8 सितंबर को फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्र नेताओं ने बैठक की और निर्णय लिया कि अगर फीस में कमी नहीं की गई तो वो सामूहिक रूप से प्राणों की आहुति देंगे, यानी सामूहिक रूप से अपनी जान देंगे। इसके बाद 9 सितंबर को भी जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव है, उनके नेतृत्व में छात्रों ने अधिष्ठाता छात्र कल्याण को 2 घंटे तक बंधक बनाया। 10 सितंबर को जो अनशन कर रहे थे छात्र गौरव गौड़, उनकी हालत खराब हुई, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, रणनीति बदली गई। 11 सितंबर को विश्वविद्यालय परिसर में सैकड़ों छात्रों ने आक्रोश मार्च निकाला और यह प्रदर्शन लगातार चलता रहा। उसके बाद फिर यह भी खबरें आई कि वीसी ने भी कहा है कि वो भी धरना देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि छात्र किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, धरना दे रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। ये जो अलग अलग तरह की चीजें लगातार हो रही हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कार्यक्रम हमने इसलिए रखा कि हम ये समझ पाएं कि इस प्रदर्शन के बाद क्या अब चूंकि सदन में भी ये मामला आ गया है तो इस पर कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 19 सितंबर को आदर्श भदौरिया नाम के एक छात्र ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आत्मदाह की कोशिश की। 20 सितंबर को छात्रों ने एक बार फिर से उग्र आंदोलन किया। मंगलवार का नाम दिया गया कि आर्य अपार मंगलवार, और उस दिन भी ये इसी तरह की घटनाएं हुई कि छात्र मरने तक को तैयार थे। कुलपति कार्यालय की छत पर चढ़कर कूदने की कोशिश की गई। 21 सितंबर को समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेता जो हैं अजय यादव सम्राट, उनके ऊपर आरोप लगे और वो हमारे साथ उस दिन डिबेट में भी थे इसी कार्यक्रम में। लगातार के न्यूज इस मुद्दे पे अपनी बात रख रहा है। समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र के चौथे दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी का मामला उठाया और यह कहा कि जो 400 गुना फीस बढ़ाई गई है इसके पीछे एक साजिश है। साजिश ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि साजिश कौन कर रहा है। यह भी सरकार की तरफ से कहा गया। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले में वो केंद्र से बात करेंगे। ये दबाव बना है सरकार के ऊपर। सपा के नरेश उत्तम पटेल ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी का मामला उठाया था और कहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यहाँ की फीस बेतहाशा बढ़ाई गई है और ये किसी भी तरीके से गरीब छात्र छात्राओं के हित की बात नहीं है। सरकार एक प्रस्ताव भेज रही है केंद्र सरकार को और ये कहा जा रहा है कि इसमें फीस कम करने की मांग की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ छात्र नेता भी जुड़ेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे दरअसल ये पूरा मामला है क्या। हमारे साथ राहुल मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हैं, हमारे साथ अखिलेश यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं NSUI के उपाध्यक्ष वो जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फकरुल हसन चांद हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ पप्पू गौतम हैं बीजेपी से, हमारे साथ और हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, प्रतीक कुमार अगर जुड़ते हैं प्रयागराज से, अतेंद्र सिंह ABVP से जुड़ रहे हैं। ये लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत राष्ट्रहित में। और मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप सभी लोगों का स्वागत। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आज सदन में भी मामला पहुंच गया, अखिलेश यादव ये, और इस पूरे मामले में अब सरकार ने कहा है कि वो फीस कम करने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेंगे। अब आप संतुष्ट हैं क्या? अब ये धरना और ये सब चल रहा है जो यूनिवर्सिटी के बाहर, इसको खत्म किया जाना चाहिए क्या? अखिलेश। हेलो। हाँ अखिलेश। आपकी स्टूडियो में अखिलेश आवाज आ रही है आप तक? अखिलेश
जी सर। हाँ, आवाज आ रही है आप तक। मैं ये कह रहा हूं कि आज सदन में भी आपके जो विरोध प्रदर्शन हैं वो उसकी धमक देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने ये मामला उठाया और उसके बाद सरकार ने कहा है कि वो केंद्र को एक प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे कि फीस कम किया जाए। तो आप संतुष्ट हैं क्या, और क्या अब ये धरना खत्म होगा, ये आंदोलन या आक्रोश कम होगा? जी जी सर, ये जो हमारा सतत उपवास चल रहा है इसका आज 18वां दिन है और उपवास पर हम भी बैठे हुए हैं। और हम जो बात कर रहे हैं आपसे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छासंग भवन के उपवास स्थल पर ही हम बैठे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है, जो तीसरी खेप बैठी है, आज उसका तीसरा दिन है। और लगभग तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन भी किया है। और एक बहुत अच्छी सूचना हमें मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने हम सभी के मुद्दों को उठाया और उसके बाद सदन से वॉकआउट किया है। तो यह कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे पूर्ववर्ती खबरों में श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री शिवपाल यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी तो पहले से ही उठा रहे हैं। जयंत चौधरी जी लगातार ये लोगों ने ट्वीट किया, फेसबुक के माध्यम से हम सभी का समर्थन किया था। लेकिन आज जिस प्रकार से सदन का वॉकआउट किया गया पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसके लिए हम सभी छात्रों की तरफ से धन्यवाद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्रसंघ उपाध्यक्ष भी हूं मैं, बतौर छात्रसंघ पदाधिकारी भी उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि छात्रों के मुद्दे पे उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर के निडरता से आज वॉकआउट किया। और रही बात, तो यह पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और राज्य विश्वविद्यालय हैं, आप यदि फीस के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे तो आप देखेंगे जब से मोदी सरकार द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 2020 की, तब से पहले हमें यूजीसी फंड दिया करती थी। अब इन्होंने एक नया हेफा लाया है, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, उसके तहत यह लोन दे रहे हैं विश्वविद्यालयों को। बोले हैं 10% अपने रिसोर्सेस से आप जनरेट करिए या फीस के माध्यम से या जैसे भी। तो मैं पुनः अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ आमरण अनशन पर बैठे हुए कि जो विश्वविद्यालय होते हैं वहां पर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है, मानव संसाधन का विकास होता है। आप उसे प्रोडक्ट बेचने का स्थान बनाएंगे तो ऐसे नहीं चल पाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दूध, दही, पनीर, मक्खन, अचार नहीं बेचा जाता है। यहाँ से मानव संसाधन का विकास होता है। यहाँ से हम सभी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और विभिन्न पदों को सुशोभित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस नहीं चाहता कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, आरोप लगेगा अखिलेश, आप ये आरोप लगेगा आपके ऊपर कि अब आप राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, किसी नेता की भाषा बोल रहे हैं। आप अगर छात्रों के हितों के लिए बैठे हैं तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की भाषा नहीं बोल सकते। पप्पू गौतम जी, आप यूनिवर्सिटी को आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में पड़ गए और उसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। बीसी कह रही हैं कि भाई हम कहां से पैसे का इंतजाम करें, हम तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो इसलिए फीस बढ़ानी है हमको। पप्पू गौतम जी, आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही पप्पू जी। अब आई आवाज? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं है, आत्मनिर्भर तो होना ही है, लेकिन इतनी फीस वृद्धि जो हुई है, ये इस फीस वृद्धि के लिए हम लोग अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक कल आ रहे हैं प्रयागराज। अच्छा। हम लोग अपने सांसद, अपने विधायक के माध्यम से मिलके और उनसे कहने का काम करेंगे कि वो प्रस्ताव भेज के हमारे छात्र भाइयों का जो भी इतनी फीस वृद्धि हुई उसको कम की जाए। बहुत दिन के बाद, जैसा कि वाइस चांसलर महोदया जी का कहना है कि 1922 के बाद फीस अब बढ़ी है, तो फीस तो कुछ न कुछ ही बढ़नी चाहिए। फीस कुछ ज्यादा बढ़ गई है, इसके लिए हमारी सरकार एकदम गंभीर है और बहुत जल्द ही इसके परिणाम आ जाएंगे। मैं अपने छात्र भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस विषय को गंभीरता से रखें, अपनी मांगों को रखें, लेकिन इसको असामाजिक ढंग से न रखें। किसी एक पार्टी का विषय न बने। सारे छात्र छात्राएं हमारे लोगों के भाई, हमारे बहन हैं, हम भी यहीं के पास आउट हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है, आपकी जो नीति है
जी जो आपने हिफा बनाया और निर्देश दिया के तहत तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आप तो बंटाधार करने पर लगे हुए हैं। आप विश्वविद्यालय पहले ऐसा कहीं बंटाधार नहीं होना है और आप उनको लोन दे रहे हैं। शिक्षा आप ही के, सुनिएगा, आप ही के बड़े नेता रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने बोला शिक्षा में जो हम निवेश करते हैं, आने वाले समय में वो हमारे देश की पूंजी होती है। और आप शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं। आप शिक्षा आप देखेंगे कि लगातार आपका अखिलेश, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, दोबारा जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंशु अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अंशु जी, ये इलाहाबाद से तो कांग्रेस का काफी करीबी रिश्ता रहा है। ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है और विधानसभा में भी अभी ये मामला पहुंच गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तो ये है कि अभी हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं पप्पू गौतम जी, उन्होंने कहा है कि वो अनुरोध करेंगे सरकार से और सरकार इसको लेके गंभीर है, लेकिन करीब करीब दो हफ्ते से ज्यादा का वक्फा हो गया है ये पूरा जो प्रदर्शन चल रहा है, और रोज हम नई नई तस्वीरें देख रहे हैं। आज सिर मुड़वा दिया, कल तेरही करने वाले हैं ये लोग। आपको नहीं लग रहा है कि, क्योंकि ये भी आज विधानसभा में कहा गया है कि भाई गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो ये क्या साजिश है, किस तरह की साजिश है, कौन रच रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम सभी जो यहाँ पर पैनल में बैठे हैं वो सभी छात्र जीवन से ही निकलकर यहाँ पर अलग अलग दलों में और अलग अलग क्षेत्रों में, वर्गों में काम कर रहे हैं। तो छात्रों के प्रति उनकी जो मांगे हैं उनको तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार से ज्यादा जो दोष है वो केंद्र सरकार का है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगर आप पिछले परिदृश्य में देखें कि हम सब ने एक बड़ा आंदोलन किया था कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले जी, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा उसी समय मिला। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य तो यही था कि गांव, गरीब और जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, वो जो जिनके पास पैसे की कमी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष फंडिंग उस यूनिवर्सिटी को होगी ताकि वहां पर बच्चे पढ़ सकें। उनके पास इतना पैसा अगर होता तो इतना आंदोलन क्यों चलाना पड़ता? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के पीछे कहीं ना कहीं बड़ी मंशा तो ये भी थी। उस मंशा, जिस तरीके का पानी फेरा जा रहा है जी, और जिस तरीके से केंद्र सरकार इस पर आंख बंद करके बैठी है। देखिए, जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय उसमें सीधे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्निंग बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो केंद्र भाजपा सरकार जिस तरीके का आंख बंद करके बैठकर रवैया अपना रही है और उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार उसे अपना समर्थन दे रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं शिवम जी। ये आपके हैं। आप बताइए, 400 गुना से ज्यादा फीस वृद्धि कर दी गई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने 110 सालों से फीस भी नहीं बढ़ाई ना। वो ये भी कह रहे हैं। ये करें 110 सालों से ना बढ़ी हो या 200 सालों से ना बढ़ी, आप तो एक गरीब बच्चा पढ़ने आ रहा है, कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तो हम हर एक परिवार की आय प्रमाण पत्र लेते थे जो जिलाधिकारी कार्यालय से बनता था। तो सरकार भी तो बताना चाहिए कि आय आपने बढ़ाई कितनी। जो 2014 गौतम जी, आप इस पे अगर जवाब देना चाहें तो। सवाल ये, इसमें कोई कुतर्क नहीं है। और अनम्यूट कर लीजिए आप। इसमें मैं अनुरोध करूंगा, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। छात्र के विषय है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। वो अलग गरीब तबके से आते हैं। और आज तो मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो मैंने कि वहां पर बच्चे कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि भाई हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, हम कहां से फीस भरेंगे, ये हम जैसे तैसे तो खाने का जुगाड़ करते हैं। पप्पू गौतम जी, अगर आप अंशु अवस्थी जी की बात का कोई जवाब देना चाहें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत ये साजिशन ही किया जा रहा है, आप लोग चाहते नहीं हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग चाह ही नहीं रहे, आप ये सब झूठ बात कर रहे हैं कि आप ये कम करेंगे और बात करेंगे। आपने तो पहले ही वो जो बताया जा रहा है कि हैफा आप ले आए कि लोन लीजिए और उसके बाद यूनिवर्सिटी चलाइए। मैं 10 सेकेंड और ले लूं, फिर इनकी बात सुन लेते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बताऊं कि कांग्रेस की सरकार जब थी, हम जो है राइट टू एजुकेशन लेकर आए, सर्व शिक्षा लेकर आए, और हमने
शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, यानी कि जो बच्चा नौजवान जो क्लास 1 में एडमिशन लेता है उसके लिए सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से क्लास 8 तक निःशुल्क शिक्षा, उसके साथ जो लोग प्रौढ़ हैं, जो वृद्ध हैं, वो पढ़ना चाहे उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा लेकर आए। सर्व शिक्षा के अंतर्गत हमने राज्य सरकारों को विशेष वित्त पोषण दिया एजुकेशन के मामले में कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। आज जो बच्चे बैग और स्कूल ड्रेस ले रहे हैं वो सर्व शिक्षा अभियान जो कांग्रेस ने शुरू किया था उसी के माध्यम से पा रहे हैं। तो सवाल है कि तो बढ़ावा दिया शिक्षा के स्तर को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप पप्पू जी से पूछ लेते हैं। जी बताइए पप्पू जी। जी जो है दूरी बढ़े। पप्पू गौतम जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। आई आवाज? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अवस्थी जी पहले जाने कि पहले की शिक्षा देख लें कांग्रेस के जमाने की, आज भारतीय जनता पार्टी के जमाने की देख लें शिक्षा कहाँ कहाँ चला गया। पहले स्कूलों में कहीं बाथरूम नहीं थे, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियां जाती थी उनके लिए कहीं टॉयलेट नहीं थे। आज जाइए देखिए सारे स्कूलों में टॉयलेट हैं, सुरक्षित जा रही हैं, पढ़ रही हैं, सबको फ्री में ड्रेस मिल रहे हैं, सारी चीजें सब फ्री में मिल रही है। आज ये बात करते हैं हेपा की बात आप ऐसे क्यों कहते हैं? हेपा आज से आप पहले भी विश्वविद्यालय लोन लिया करते थे? नहीं लोन लिया करते थे, लेकिन ये छात्र पहले अब ये कह रहे हैं कि भाई ये इनको हेफा से कह रहे हैं कि आप पैसा लेके चलाइए यूनिवर्सिटी। वो कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बन के चलाइए यूनिवर्सिटी, पैसा नहीं दे रही। तो ये तो वाइस चांसलर कह रही है कि पैसा क्योंकि केंद्र ने कहा है इसलिए हमने। जी ने जो कहा है वो कहा है कि अब फीस जैसे बिजली के बिल बढ़ गए हैं, सारी चीजों की चीज बढ़ गई हैं, तो उनका ये कहना है कि फीस वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ये फीस वृद्धि कुछ ज्यादा है। इसके लिए हमारे यहाँ के इलाहाबाद के प्रयागराज के डिप्टी सीएम भी हमेशा छात्रों के साथ ही रह के कई बार अनशन किए हैं। इसीलिए तो ये लोगों का छात्रों का बड़ा दर्द है कि इतने नेता हैं फिर भी सुनवाई नहीं है। नहीं बिल्कुल सुनाई पड़ेगा, बस आप जल्द ही उसका परिणाम। फकरुल जी अब मैं देर से आपके पास आया, ये मुद्दा इसको समाजवादी पार्टी प्रमुखता से उठा रही है और छात्र भी आपकी बात कर रहे हैं। क्या आपको एक बड़ी कामयाबी मिली जब आपने आज सदन में जब ये मुद्दा उठाया और केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि वो एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेंगे? क्या आपको उम्मीद है कि अब इन छात्रों को ये खत्म करना चाहिए धरना, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है और अब जब सरकार खुद पप्पू गौतम जी भी कह रहे हैं कि योगी जी आने वाले हैं प्रयागराज में और वो इनसे बात करेंगे, तो अब ये धरना हो गया, अब आप इसको खत्म करवाने की दिशा में भी बढ़िए, आप तो इसको और हवा दे रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश का नौजवान आज उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो बात कर रहे हैं नौजवान, हमारे अखिलेश जो है हमारे सामने हैं, हम उनको भी सुन रहे थे। हम लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं। हम लोगों की विचारधारा, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि दवा और पढ़ाई ये मुफ्त होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की शासन में छात्रों को शिक्षा मुफ्त मिल रही है? और कहीं अगर ये ड्रेस की बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि ड्रेस दे रहे हैं, हम स्कूलों में शौचालय दे रहे हैं, तो कभी आप स्कूलों में बताइए तो हमें कहाँ का दौरा करना है, किस स्कूल में जाना है? प्राथमिक विद्यालयों में तो आप बच्चों से घास सिलवाते हैं, टॉयलेट साफ करवाते हैं। कोई पत्रकार अगर आपका मिड डे मील का वीडियो वायरल कर देता है तो आप उसको जेल भेज देते हैं, मुकदमा लिखने का काम करते हैं। कहाँ आपकी शिक्षा व्यवस्था आपने सुधार दी है? मोजे फटे, बैग फटे, ड्रेस फटी, ये तो आपकी व्यवस्था है। और आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। मैं आप अपने मुद्दे पर आ जाता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मुद्दा। प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा को हम अभी दूसरी तरफ रख देते हैं। अब आप उस शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस शिक्षा में आपने कहा कि बिजली की दरें महंगी हो गई हैं। अरे तो सरकार आपकी है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय आपके हैं, आप उनको सस्ती बिजली दे दो,
क्यों आप देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को दे रहे हो, जनता को दे रहे हो? हम समाजवादियों ने तो वादा किया था कि हम 250 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और बिजली को सस्ता करने का काम करेंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश को देश की सबसे महंगी बिजली दे रही है? आप शुरुआत कर दीजिए, आप महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को ही सस्ती बिजली दे दीजिए, फीस उससे भी कम हो जाएगी। लेकिन देखिए, छात्र आज धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था और मैं आज वहीं पे लेक्चरर हूं, इसलिए मैं छात्रों के बीच में तब भी था और आज भी हूं। मुझे उन छात्रों का दर्द आज भी महसूस होता है जब वो 3,000 4,000 रुपए फीस नहीं दे पाते हैं। चल फाइनेंस के कोर्स में एडमिशन की बात तो भूल जाइए कि वो 22,000 23,000 और 30,000 रुपए फीस देंगे। वो उनके पास 3,000 4,000 फीस देने के लिए नहीं होता है। और उन छात्रों के वो अगर गरीब छात्रों की फीस को आप 200 गुना बढ़ा देंगे, आप कहेंगे कि मैंने आजादी के बाद से नहीं बढ़ाई, या आप दूसरे तर्क देंगे। देखिए, इन तर्कों से कोई फायदा नहीं है सरकार को और विश्वविद्यालय नहीं। लेकिन अब तो सुन ली ना, अब तो सरकार कह रही है कि भाई हम एक प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। यकीन नहीं है क्या? देखिए सरकार, आपने सरकार की बात की, आप यकीन की बात कर रहे हैं। मैं नौजवानों की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में बीपीएड और अनुदेशक शिक्षा मित्र इसका उदाहरण है। बीपीएड वाले अपना मुकदमा हाईकोर्ट से डबल बेंच से जीत जाते हैं और ये सरकार उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। आज अनुदेशकों का मामला वो माननीय न्यायालय में रिजर्व हो गया है। वो एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद मैं एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो मैं राहुल से समझने की कोशिश करूंगा। और ये मुझे पता चला, मुझे बताया गया कि वीसी जो है उन्होंने कहा कि ये जो फीस बढ़ोतरी हुई है इसमें कोरोना का भी बड़ा इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है वो मैं एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से समृद्ध हो रहा प्रदेश, बढ़ रहा है उत्तराखंड, बढ़ रहा है देश। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहे छात्र आंदोलन, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं। 18 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन विरोध को, लेकिन अभी भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। हालांकि सदन में बात पहुंच गई है, उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन कितने दिनों तक ये छात्र बैठे रहेंगे और इसकी क्या कोई समुचित इंतजाम इसका नहीं होना चाहिए कि भाई इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं। जो एक बात निकल कर आई कि अगर फीस बढ़ाई गई तो फीस उन छात्रों पर ज़्यादा प्रभाव ना डाले जो वाकई में गरीब तबके से आते हैं, आय प्रमाण पत्र हैं और अलग अलग तरीके से है कि उनके आप स्क्रूटनी करें और उन बच्चों को कम से कम राहत दी जाए। हमारे साथ खास पैनल है जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। राहुल, एक चीज़ बीसी ने कल कही कि करीब 7.5 करोड़ के आसपास का बिजली का बिल है हॉस्टल्स का, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जब फीस बढ़ोतरी की बात हो रही है तो सिर्फ फीस की बात करें तो फिर ठीक नहीं रहेगा, हॉस्टल की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये कहा जाता है कि हॉस्टल की जो फीस है वो देश में जितनी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा है, करीब 14,500 रुपये। ठीक है, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो उसके आसपास भी नहीं है। जो मैक्सिमम है वो बीएचयू की है, वो 3,000 और जामिया की करीब 6-6,500 रुपये है। तो ये बताइए, ये कहा गया है यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से राहुल कि कोरोना के समय में इन लोगों ने, जो छात्र थे, जो करीब 30,000 छात्र रहते हैं, इन लोगों ने वहां पर खूब बिजली का उपयोग किया और बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया। इसकी वजह से ये एक आर्थिक तंगी जैसी स्थिति बन गई यूनिवर्सिटी के सामने।
मैं हॉस्टल के गणित को समझना चाह रहा हूं आपसे। छात्र हॉस्टल के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये भी तो सबसे ज्यादा है, 14,500 के आसपास। राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं कोविड काल का भी असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोविड काल में जीवन अस्त व्यस्त था, जो बच्चे थे अपनी अपनी जगह पे रहे, कहीं गए नहीं। लाइट की जो व्यवस्था थी, लाइट हो पानी हो, सबकी व्यवस्था तो स्कूल कॉलेज पर थी। पर लेकिन आपसे ये बता दे इतने 4 गुना, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना अगर फीस बढ़ जाती है तो हर बच्चों के परिवार के ऊपर क्या होगा? क्या ये कॉलेज को ही सर मालूम चला क्या जो बच्चे उनके परिजनों को कोविड का असर नहीं हुआ था? सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों का कहना यह है कि अगर कोविड का असर पड़ा तो हमारे माँ बाप के ऊपर पड़ा। वो सरकार पैसा देती है, सरकार के अंडर में बिजली है, सरकार पूरे मतलब केंद्र में भी है, राज्य में भी है, सब जगह गवर्नमेंट है, बीजेपी की है। तब ये भी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तब क्यों क्या दिक्कत है? कहीं न कहीं क्या सारी भरपाई बिजली का हम ही देंगे? जहां पर 16 से 13 रुपए में चाय पी करके 1 महीना काटने वाले छात्र, और वहीं पे आपसे बता रहे छोटे से कमरे में एक तखत में बिताने वाले छात्र, वो उनके परिजन जो खेती किसानी करके अभी पैसा की मारामारी भुखमरी करा रही थी। दूर दूर से जो बाहर लोग बात काम करते थे, प्रयागराज में ऐसा इंडस्ट्री एरिया नहीं है जो कि सारी सुविधा दे पाए। सब आदमी बाहर जाते हैं, यहाँ के जो प्रयागराज के आसपास के जिले हैं वहां तक के आदमी सब दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, कहीं न कहीं दूर जाते हैं कमाने के लिए, पेट यापन करने के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए। वही जान करके कि विश्वविद्यालय में एडमिशन कराएंगे, कम बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहीं पे कहीं न कहीं इनकी दर्द जो है, दर्द ये आपकी आवाज सही नहीं आ रही है राहुल, फिर भी मैं सुन पा रहा हूं जो आप कह रहे हैं। अखिलेश, एक बात बताइए। अखिलेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हाँ अखिलेश, एक बात बताइए मुझे कि एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसने आकलन किया है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की फीस का, और मैं भी पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी के डेटा में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस 400 गुना बढ़ने के बावजूद बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फीस से आधी ही है, कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है उस आंकड़े में अगर देखें तो। हाँ, हॉस्टल फीस ज़रूर इसकी ज़्यादा है। तो एक महीने में अगर देखें तो यूनिवर्सिटी इस तरीके से जो वो कह रहे हैं, आज मैंने वीसी से फ़ोन पे बात करने की भी कोशिश की तो उनसे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके दफ्तर में बात हुई तो वो भी यही बात कह रहे थे, वो भी यही तर्क दे रहे थे। इस पर मैं आपसे पहले सवाल कर भी चुका हूं, लेकिन ये बताइए मुझे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो वाकई में गरीब तबके से आ रहे हैं, ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे तबके से हैं जो जिनके घर वाले नहीं बहन कर सकते, उसमें कुछ छांट कर ली जाए या स्क्रूटनी की जाए तो ये संभव है क्या? सीधे तौर पर आप देखेंगे, यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय बगल में बीएचयू है, बीएचयू की जो फीस है, जो हमारी 400% फीस हुई है, तो बीएचयू में जो ग्रेजुएशन व्यक्ति करने जाता है उसकी फीस 2200 रुपए है, और यहाँ पर बढ़ने के बाद सीधे 3700 रुपए हो जाएगी। बीएचयू की बीएससी की फीस 2400 रुपए के करीब है, आपकी सीधे फीस बढ़ते हुए 3900 हो जाएगी। तो ये कोई तुलना नहीं है। बीएचयू में बीएससी की फीस 4400 रुपए है और आपके यहाँ 4151 रुपए हुई है अभी। और जब आप पीएचडी की फीस देखते हैं हमारे यहाँ तो 2000 रुपए है, बीएचयू की बढ़ने के बाद हुई है। जब पीएचडी की आप फीस देखते हैं जो हमारे यहाँ 2000 रुपए में होती थी, वह 10,000 रुपए में बढ़ा करके कर दिया गया। और दूसरा चीज है कि आप दिल्ली की शहर की तुलना इलाहाबाद से नहीं कर सकते हैं। किसी का अपना सांस्कृतिक महत्व है तो किसी का अपना व्यापारिक महत्व है। और दूसरा चीज है कि इलाहाबाद जो शहर है, इलाहाबाद शहर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 5-5 प्रधानमंत्री इस देश को दिए, और वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का मुकाबला देश के ऐसे प्रधानमंत्री से है जो न तो कभी विश्वविद्यालय में गया है, न ही विश्वविद्यालय में कभी पढ़ा है। तो विश्वविद्यालय के पढ़ाई के या शिक्षा का महत्व तो हमें नहीं लगता है कि उन्हें समझ भी आ रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा सर कि यह सीधे तौर पर विश्वविद्यालयों को कारपोरेट के हाथ में दे देने की एक मुहिम है। अच्छा, सीधे तौर पर ये आपको क्यों लग रहा है? ये आपको क्यों लग रहा है? ये आपको क्यों लग रहा है? सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इनकी 2020 की आई है, उसमें जो मैंने पहले भी आपके हेफा का नाम लिया, और लगातार जो हमारी सीटें हैं
चाहे रिसर्च की हो, उसमें लगातार कटौती हो रही है। जो JRF की फेलोशिप होती थी, लगातार JRF की फेलोशिप में कटौती हो रही है। और आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि भी हुई है 400%, तो यह फीस वृद्धि भी उसी का द्योतक है, इनके बाजारीकरण का ही। और जो हमारे यहाँ आजकल के फीस लिए जा रहे हैं, चाहे वो PhD के एग्जाम के लिए, आप यदि लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय में 2000 रुपए PhD के एडमिशन की प्रवेश परीक्षा की फीस है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश की परीक्षा की फीस 1200 रुपए लेने लगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे सर, तो कहाँ से आदमी दे पाएगा। और दूसरा यही बाजारीकरण की तरफ बढ़ता हुआ है कि किसी के घर से यदि 2000 रुपए के। अच्छा, एक बात बताइए अखिलेश, एक बात बताइए आज आप कल 13 करने का कार्यक्रम आपने बनाया, मैं अभी सुन रहा था। आज आप सिर मुड़वा रहे हैं आपके तमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, क्या कोई आप लोग, चूंकि छात्र नेता हैं, आप आपस में बात भी कर रहे होंगे, जो भी इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है वो लोग, क्या कोई आपने बीच का रास्ता भी निकाला है क्या? क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है VC से भी जो हमारी बात हुई, वो भी एकदम वो टीवी पे आने को तैयार नहीं है, लेकिन वो भी ये कह रही है कि वो अब उनके हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, अब सरकार अपने स्तर पे देखे। बीच का कोई रास्ता आपने निकाला है क्या? मैं पूरा आपको परत दर परत बता दे रहा हूँ। पहला कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 18 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है, हम लोग उपवास पर बैठे हैं। लगातार छात्र हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज जो कि मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे आ रहा हूँ कि यह जो छात्र सिर मुड़वा रहे हैं, ये इनका आक्रोश है। जो छात्र इनकी पैरवी कर रहे हैं कि मतलब संवादहीनता इस कदर है इनकी। हाँ, कट गया है नेटवर्क। हाँ, हमारे साथ पप्पू गौतम है। पप्पू गौतम जी, अब देखिए आप सुन रहे थे आप अभी। अब आपने हालांकि शुरू में कहा है कि आप बात करेंगे CM साहब से, लेकिन 18 दिन हो गए हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते तो ज्यादा सही रहता। अब मामला बहुत तूल पकड़ गया है ये, और आप देख भी सकते हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब दूसरे। हाँ पप्पू जी, कल प्रयागराज में आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, कल प्रयागराज आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कल प्रयागराज आ रहे हैं और हम लोग सब लोग मिलके उनसे बात करेंगे और संज्ञान में ले भी लिए हैं। हमारे DP CM केशव मौर्य जी भी ले लिए हैं। अच्छा। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं अपने छात्र भाइयों को कि इनके समस्या का जल्द से जल्द निराकरण होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पे और DP CM से, यहाँ की कि वो जल्द से जल्द इसका निराकरण कर लेंगे। जैसे अखिलेश जी ने बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोला, वो माननीय प्रधान किसी व्यक्ति विशेष से ऐसी बातें न बोले कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का नहीं मुंह देखा है। ये सब बातें निराधार हैं, ये छात्रों की बातें हैं, मेरे छात्र भाइयों की बातें हैं, उन्हीं की बातें करें। आप पार्टी विशेष से हट के बातें न करें, ये गलत बातें हैं। इस ढंग की बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी बिल्कुल मत करें। फखरुल हसन चांद साहब, फखरुल हसन चांद साहब, देखिए एक आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप अब चूंकि अब सरकार, अब पप्पू गौतम जी भी कह रहे हैं कि भाई वो अब इस पे रास्ता निकालने के लिए काम कर रहे हैं और इस पर संज्ञान लिया गया है, रास्ता निकलेगा, लेकिन आप उसको पॉलिटिकली ड्रिवन चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब इसमें चूंकि सपा को फायदा होगा तो आप इसमें थोड़ी सी हवा दे दीजिए। अब ठीक है, आपने मुद्दा उठाया, सरकार उसको लेके गंभीर हुई, तो अब आप इसको खत्म करवाने की दिशा में बड़ी आप 13 क्यों कराना चाहते हैं? अब मिलके दोनों दल, सत्ता और पक्ष और विपक्ष मिलके इसको खत्म करवाइए। अब छात्र 13 करेंगे तो आप उसमें आप अच्छी चीज थोड़ी है, छात्रों को पढ़ने दीजिए। जी अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, हमारी बात अधूरी रह गई थी, हम उसी बात पे आ रहे थे जब हम आपसे बात कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जब अनुदेशकों का मामला आया था तो हमने उनकी जो सैलरी थी या जो मानदेय था उसको बढ़ा के 17,000 कर दिया था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो वापस 7,000 रुपए मानदेय कर दिया था। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। क्या आप हमें विश्वास दिला सकते हैं? मैं छात्रों से अपील कर दूंगा, अगर आप विश्वास दिलाते कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसको करेगी, कल ये फिर से नहीं कहेंगे कि नहीं हम फीस वृद्धि जो हो गई वो हो गई, हम इसको वापस नहीं लेंगे। क्या भारतीय
भारतीय जनता पार्टी पे कोई विश्वास कर सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैठे हुए नौजवान साथियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे विश्वास नहीं है, इसलिए लोग इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए धरने पे लगातार बैठे हुए हैं। और ये नौजवान कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा तब तक नहीं उठेंगे। और मैं एक बात और बताऊं शुभम जी, जब हम लोग भी धरने पे बैठते थे, जब हम छात्र राजनीति कर रहे थे, तब भी हम कहते थे कि हमें अगर आप कहते हो कि हमारी मांग मान ली गई, तो हम अपने विश्वविद्यालय में कुलपति और प्राचार्य से कहते थे कि हमें लिखित आश्वासन चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि हम आप इनकी मांगों को मान लिया गया है, तो कुलपति जी भी लिखित आश्वासन दे दे, या सरकार का कोई प्रतिनिधि जाए और जाके लिख के छात्रों को दे दे कि आपकी मांगों को मान लिया गया है। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उससे अपील कर दूंगा। लेकिन क्योंकि मैं सरकार को जानता हूं और मैं इन्हीं लोगों के बीच से निकल के आया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि छात्र राजनीति कैसे होती है, छात्रों के हितों के लिए कैसे लड़ा जाता है। तो छात्र अपनी बात जब तक मनवा नहीं लेंगे, मैं जानता हूं कि वो नौजवान छात्र हैं, ये जिधर चल जाते हैं हवा का रुख बदल जाता है। तो ये सरकारें नौजवानों से इसीलिए डरती हैं, और नौजवान आज धरने पे बैठा है। मैं किसी हाल में इनसे नहीं कहूंगा कि ये अपना धरना समाप्त कर दे, जब तक कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इनको ठोस आधार ना हो या लिखित आश्वासन ना दे कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। हाँ पप्पू गौतम जी बताइए। हाँ, मेरा एक कहना है कि फकरुल जी अगर इनको ध्यान हो, याद हो, यही समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, यही लोक सेवा आयोग में एक ऐसे अध्यक्ष को नियुक्त किया था समाजवादी पार्टी ने कि वो यहाँ लड़के इतने धरने दिए, इतने जान दिए। क्या उस समय फकरुल जी कहाँ थे? कहाँ जवाब देंगे हम आपका, आप कह लीजिए। उस समय यही भारतीय जनता पार्टी बच्चों को आज न्याय देने का काम कर रही है, और आज उनके जांच चल रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े के जेल जा रहे हैं। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मामला था। तब फकरुल जी कहाँ थे? आपने नहीं ध्यान दिया क्या हो रहा है? उस समय आप इन बच्चों पे ध्यान नहीं था आपका? नहीं, आप पूरी बात नहीं बता पा रहे, पूरी बात नहीं बता पा रहे। मैं पूरी बात बता देता हूँ। यादव आयोग कहा गया था, यादव आयोग आप कहें ना, मैं अब जो कहना चाह रहा हूँ आप सुन तो लीजिए। आप सुन रहे हैं तो आप ध्यान दिया, मैं जवाब भी दूंगा उसका। नहीं, आप जवाब आपके पास जवाब नहीं है। मैं सुन लिया, अरे मैंने सुन लिया आपकी बात। एक विश्वविद्यालय में 17 नियुक्तियां होती हैं। उस 17 नियुक्तियों में कौन सी जात के 15 लोगों की नियुक्तियां होती है? आप बता पाएंगे? आज जब जातवाद की बात करते हैं, आप जिस तरफ ले जाना चाह रहे थे, आप जो बात कहना चाह रहे थे, वो मैं जानता हूँ। उस बात का मैंने जातिवाद की बात नहीं किया। जातिवाद पे आप ले जा रहे हैं। हमारा कहना था, हमारा कहना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्द का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्द का है। मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं इस दर्द को जानता हूँ। आप यहाँ से नहीं पढ़े, इस दर्द को आप नहीं जानते। एक पेपर आप करा नहीं पा रहे हो, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। नौजवान जाता है किराया खर्च करके सेंटर पे जाता है, पता चलता पेपर आउट हो गया। पेपर लीक हो रहे हैं क्या? उनको दंडित भी किया जा रहा है, वो जेल जा रहे हैं। पेपर लीक करने वाले जेल जा रहे हैं। हर बार पेपर उनकी संपत्ति गिराई। हर बार ऐसा होता तो कितनी नौकरियां मिल गई? कहाँ से मिल गई? हर बार पेपर लीक इतनी नौकरी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? इतने शिक्षक भर्ती हुए, नौकरी मिली, कहाँ से मिल रही? हर बार पेपर लीक हो रहा है। नौजवान विश्वास इसीलिए नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ नौजवान आपको भरोसा नहीं करता। नौजवान आज आपके साथ नहीं है। हम तो आज नौजवान इसीलिए आज आपके सामने कह रहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ। राहुल, अरे आप लोग लड़ाई मत करिए। ठीक है राहुल, एक चीज मुझे ये बताइए कि आप तो लगातार कवर कर रहे हैं वहां का धरना प्रदर्शन, और आप हमारे साथ जो दोनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी से मेहमान हैं उनको भी आपने सुना है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी की जो परिस्थितियां हैं, मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, वो किस तरह की हैं? क्या ये मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार के नरम रुख के बाद, या फिर अभी भी छात्रों के भीतर इस बात को लेकर अंदेशा है कि कहीं उनके साथ कोई छल न कर दिया जाए, या उनको सिर्फ झूठा कोई आश्वासन न दे दिया जाए? जी आपसे बता दें, सबसे बड़ी मुद्दे की बात आपने पूछी है, और इस सवाल का जवाब जो हमारे पास के न्यूज दे रहा है और दिखा भी रहा है, दर्शकों को दिखा भी रहा है, बार बार दिखा रहा है। ये चीज छात्र भी मानते हैं के न्यूज ने
इसको जो तस्वीरें दिखाई हैं, और इस चीज के लिए आपसे बता दें कि छात्र 2.5 दिन में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से उनसे पूछा गया, हमने कुछ देर पहले पूछा था छात्रों से कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से आप जो क्रियाक्रम कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, इससे पहले आपने आत्मदाह की कोशिश किया, इससे पहले आपने सिलेंडर लेकर छत पर कूदने की कोशिश किया, और आज क्या किया है, मुंडन किया है। मुंडन कर करके 13वीं 2.5 दिन के अंदर होता है। हमने चीज पूछा उनसे, ऐसा क्यों? क्योंकि कुलपति ने जवाब दिया कि ये जो फीस है, फीस हम नहीं, जो बिजली का बिल है कोविड काल में बढ़ा है, इसके कारण हुआ है। पर लेकिन आपसे ये भी वो छात्र पूछ रहे हैं कि अगर बढ़ा तो क्या हमारे लिए नहीं कोविड काल था, हमारे परिवार वालों के कोविड काल नहीं था, इनके लिए स्पेशल आया है, इनके लिए स्पेशल बन के नहीं आया है। और वहीं पे हमने ये कहा कि धरना कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होंगी, क्योंकि यहीं नहीं तो मांगे सरकार कह रही है ना भाई, उसकी प्रक्रिया होती है, तो क्या लिखित में इनको आश्वासन चाहिए, आखिरी में क्या कह रहे हैं ये लोग? भाई ये लोग कह रहे हैं कि भाई कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, बातचीत की जाएगी, आज सदन में भी इसको लेकर सरकार ने कहा, तो अब खत्म करने के लिए लोग आखिर में क्या चाहते हैं? लिखित में आश्वासन चाहते हैं, वीसी से क्या चाह रहे हैं? जी आपसे बता दें लिखित में क्या ये कहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल, अनम्यूट कर लीजिए आप। मामला ये आया उठ के कि जब 18 दिन हम भूखे प्यासे मरे, तब प्रशासन क्या सरकार की आंखें खुली है। इसके पहले कहाँ थी सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करी? जब 1 दिन 2 दिन बीता, हमारे जो बंधु थे बीमार पड़े, कोई देखने वाला नहीं आया, मुकदमे को मुकदमा लिखा गया, आखिर क्यों? कहना है कि जब तक घटेगा नहीं तब तक हम अपनी मांगे रखे रहेंगे। ये बात यहाँ तक नहीं, सदन तक गया। सदन में अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और सबने आवाज वाला नहीं है। कल के बताओ हमारे मीडिया बंधु के सामने करते हुए उन्होंने कहा कि कल के दिन हम 13वीं करेंगे। बहुत हाँ राहुल, आपकी आवाज में फिर दिक्कत हो रही है, आप आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। पप्पू गौतम जी, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, वो मैं बार बार पूछ भी रहा हूँ, लेकिन राहुल चूंकि उसी जगह पर यूनिवर्सिटी के उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है, और छात्रों का चूंकि उनका भरोसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई इतने दिनों से जब ये मामला चल रहा था तब किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, और जब ये नहीं। हाँ, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको ऐसे नहीं, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें आप एक पुख्ता भरोसा दीजिए। और ये फीस आपके माध्यम से मैं छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि वो सब्र करें। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम लोग इस पे गंभीर हैं, पूरी सरकार गंभीर है, हमारे डिप्टी सीएम अति गंभीर हैं। वो छात्रों के लिए हमेशा लड़ते चले आए हैं, संघर्ष करते चले आए हैं, अति गंभीर हैं, और इसका जल्द से जल्द कोई न कोई रास्ता निकलेगा और अति शीघ्र निकलेगा। इस पे भरोसा करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भरोसे की सरकार है, हमेशा भरोसे का काम करती है, जनता पे भरोसा है, इसीलिए जनता। बहुत शुक्रिया पप्पू गौतम जी। भरोसा उम्मीद मुझे भी है कि ये छात्रों के साथ जो हो रहा है वो ना हो, और ये शिक्षा ग्रहण करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, अंशु अवस्थी, फखरुल हसन चांद और राहुल मिश्रा, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ अखिलेश यादव जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। ये बहुत बड़ा मसला हो गया है अब, और इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि ये 30,000 जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, और वो जब सड़क पर हैं, वो कभी पेट्रोल डाल रहे हैं अपने ऊपर, कभी सिर मुड़वा रहे हैं, और अस्पताल में भी भर्ती हो रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अनशन पर हैं। 18 दिन हो गए इस मामले में, और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भी यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी बात पर अड़ा हुआ है और छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो उम्मीद ही की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले पर कम से कम कोई पुख्ता नतीजा निकले, निष्कर्ष निकले, और ये बच्चे दोबारा से यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए लौट सकें। राष्ट्रहित में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।